गुड मॉर्निंग माई लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर के अंदर एक इम्पोर्टेंट इक्वेशंस को ड्राइव किया था, डैट इज द कोल्शियस-मोस्टी इक्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वो हमारे पास। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि जो हम पोलराइजेशन को इंड्यूस करते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। मीन्स क्या था कि जो पोलर जो हमारे पास जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट हमने क्रिएट किया था आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, वो टेम्परेचर के ऊपर क्या नहीं करता था, डिपेंड नहीं करता था। और ये जो कोल्शियस-मोस्टी इक्वेशन ड्राइव की गई थी, ये किस मॉलिक्यूल को कंसीडर करके ड्राइव की गई थी? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करके क्या की गई थी, ड्राइव की गई थी। बट यू नो मॉलिक्यूल तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है और मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर मीन्स जिनका अपना ही परमानेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, वो क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब हमने मॉलिक्यूल्स कौन सी लिए थे, नॉन पोलर लिए थे, तो इक्वेशन हमारे पास थी क्या, कोल्शियस-मोस्टी इक्वेशन। और वो टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास क्या आई थी, इंडिपेंडेंट आई थी। बट जब हमने मॉलिक्यूल कैसे कंसीडर किए, पोलर कंसीडर किए, तो जो हमारे पास जो इंड्यूस पोलराइजेशन होती है वो टेम्परेचर के ऊपर क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। और वो टेम्परेचर की क्या थी, डिपेंड की फॉर्म में, इन्वर्स फॉर्म में थी। किस फॉर्म में थी वो हमारे पास, इन्वर्स फॉर्म में थी। और इस इक्वेशन का एक नेम दिया गया था, डैट इज डेबी इक्वेशन। तो टुडे जो हम करेंगे वो कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास, डेबी इक्वेशन होगी। इम्पोर्टेंट इक्वेशन है ये हमारे पास। इसमें जो है हमारे पास जो पोलराइजेशन हमने इंड्यूस की थी, पीएम जो हमने इंड्यूस किया था, वो क्या है, टेम्परेचर के हमारे पास क्या आ रही है, इन्वर्स फॉर्म में आ रही है। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारे पास पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। समझ आई बात सभी को? तो ये हमारे पास क्या है, डेबी इक्वेशन है। कोल्शियस-मोस्टी इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया गया किस फॉर्म में, डेबी इक्वेशन फॉर्म में। और मॉलिक्यूल्स हमारे पास पोलर नॉन पोलर से अब कैसे हम कंसीडर करेंगे, जो पहले मॉलिक्यूल थे वो हमारे पास कैसे थे, नॉन पोलर। और अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर होंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे जिनके पास अपना क्या होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। फॉर एग्जांपल HCl, CO, CH, Cl3, इनका अपना ही क्या मिलता है, परमानेंट क्या मिलता है, डायपोल मोमेंट मिलता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होंगे, पोलर फॉर्म में होंगे। और इनको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, फिर से मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये मैंने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने प्लेट्स ले ली हैं, एक पे चार्ज पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है। ये मॉलिक्यूल पोलर हैं तो इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशंस मिलेगी। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो ये मॉलिक्यूल कैसे प्रेजेंट है, आपको पता है मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास कैसी होगी, रैंडम होगी। कैसी होगी हमारे पास, रैंडम। जब मैंने क्या नहीं किया है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज है हमारे पास। मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल्स को क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के अंदर पुट किया है सिर्फ मैंने अभी। और आपको पता है मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मोशंस करते रहते हैं। तो उनकी जो अरेंजमेंट मिलेगी वो कैसी होगी, हमारे पास नॉन पोलर फॉर्म के अंदर मिलेगी हमारे पास। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को? अभी मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, इनका अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट था। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म के फॉर्म में क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं था। सेकंड जो हमारे पास केस होगा क्या, कि मैंने इनको क्या कर दिया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। पहले अप्लाई नहीं था, अब मैंने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। अब मॉलिक्यूल कैसे हैं आपके पास, पोलर फॉर्म में है, पॉजिटिव नेगेटिव हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने इनको क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने इनको अप्लाई किया तो इनके अंदर आर्टिफिशियल भी क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। एक इनका खुद का डायपोल मोमेंट है, एक आर्टिफिशियली मैं क्या करवा रही हूँ, क्रिएट करवा रही हूँ। तो फिर से ये क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे हमारे पास। और ये अपने आप को इस तरीके से क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे।
इस तरीके से इनकी क्या हमारे पास एक सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगी, हमारे पास अरेंजमेंट हो जाएगी। ओके, समझ आई बात सभी को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, इंड्यूस क्या हो चुकी है, पोलराइजेशन क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है हमारे पास। ये मैंने आपको पता है इंड्यूस को हम किससे लिखते थे, उसको हम किस फॉर्म से, सिंबल क्या था हमारे पास इंड्यूस पोलराइजेशन के लिए, इंड्यूस पोलराइजेशन के लिए जो सिंबल था डैट इज अल्फा डी। दोनों को मिला के इलेक्ट्रॉनिक प्लस में एटॉमिक दोनों को मिला के हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे अल्फा डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या अराइज हो चुका है, इंड्यूस पोलराइजेशन क्या हो चुकी है, हमारे पास अराइज हो चुकी है। समझ आई बात सभी को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंड्यूस क्या हो चुकी है, हमारे पास पोलराइजेशन क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को क्या कर लिया है, इस तरीके से अरेंज कर लिया है। अब आपको पता है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो पोलराइजेशन होती है वो 3 टाइप की थी, इलेक्ट्रॉनिक मिली है। ओरिएंटेशन कौन सी होती थी, जो अरेंजमेंट पे डिपेंड करती थी और ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए होती थी जिनका अपना परमानेंट क्या होता है, डाइपोल क्या होता था, मूवमेंट होता था हमारे पास। अंडरस्टूड। तो इनका अपना अब क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। तो ये अपने आप को क्या करेंगे, ओरिएंट करेंगे। जिस भी फील्ड में मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप क्या किया है, अप्लाई कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल्स इनका अपना परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, तो उसी फॉर्म में ये अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जनरली जो इनकी अरेंजमेंट होगी या तो वो क्या होगी 180 डिग्री के एंगल पे होगी, या फिर वो हमारे पास क्या होगी 90 डिग्री के क्या होती है, एंगल पे हमारे पास मिलती है। ठीक है, या तो 180 डिग्री पे अरेंज कर सकता है अपने आप को, या फिर वो क्या कर सकता है 90 डिग्री के। बट आपको पता है मॉलिक्यूल्स तो क्या हैं, कंटिन्यूसली मोशंस में रहते हैं। तो इस बिहाफ पे ये क्या करते हैं, जो फील्ड मैं अप्लाई करूँगी तो मोशन की वजह से इनका जो हमारे पास खुद का जो इनका डाइपोल मोमेंट है, अगर वो इस डायरेक्शन के अंदर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इधर होगी। मीन्स क्या है, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया है तो इनका जो मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट, अपना खुद का जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगा, हमारे पास इस तरफ होगा। और जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, वो एक दूसरे के मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो अपोज करने की वजह से हमारे पास जो मोशन आएगा, इनका प्रॉपर जो मोशन आएगा ओरिएंटेशन की वजह से, देखो स्टार्टिंग में बिल्कुल रैंडम था, सेकंड केस में बिल्कुल सिमेट्रिकल था। बट आपको पता है ओरिएंटेशन भी करेंगे ये मॉलिक्यूल तो ना तो प्रॉपर सिमेट्रिकल होगा ना प्रॉपर रैंडमनेस होगा, इनकी क्या आ जाएगी, मीन पोजीशन आ जाएगी दोनों के बीच की, एक रैंडम की और एक सिमेट्रिक के बीच की जो हमारे पास अरेंजमेंट मिलेगी वो इस तरीके से क्या होगी, इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी। किसकी डाइपोल मूवमेंट है, इसलिए ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अलाइन कर रहे हैं हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ तक हमारे पास 3 केस अराइज हो चुके हैं। इनकी अरेंजमेंट इन बिटवीन मिलती है, प्रॉपर सिमेट्रिकल और स्टेशनरी के रैंडमनेस के बीच की जो हमारे पास स्टेज होगी वो इनकी क्या होती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, जस्ट अपोजिट होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। हमारे पास कोर्शफ-मोस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पोलराइजेशन इंड्यूस हुआ था, पीएम की वैल्यू वो क्या आई थी हमारे पास, डैट इज इक्वल टू d-1 बाई में d+2 m/ρ। ये सारा मैंने किसके इक्वल पुट किया था, इंड्यूस पोलराइजेशन के मैंने क्या किया था, इक्वल पुट किया था। और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 4/3 पाई n, डैट इज अल्फ़ा डी प्लस में अल्फ़ा नोट, ये है हमारे पास। ठीक है, अल्फ़ा डी तो वही इंड्यूस पोलराइजेशन के लिए थी, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन भी अराइज हो रही है, तो ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास अल्फ़ा नोट भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। कोर्शफ-मोस्टी के लिए जो इक्वेशन थी वो सिर्फ हमारे पास कितनी थी, इस साइड इतनी ही थी हमारे पास। ठीक है, अल्फ़ा डी तक ही थी हमारे पास, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे हैं, पोलर हैं और अपनी क्या शो करे हैं, ओरिएंटेशन शो करे हैं। तो आपको ओरिएंटेशन का भी पोलराइजेशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो पीएम की वैल्यू है वो हमारे पास, आप चाहे इसको पीएम की फॉर्म में शो करना, चाहे d-1 वाली फॉर्म में भी शो कर सकते हो, क्योंकि d-1 डी बाई में d+2 m/ρ वो किसके इक्वल है, हमारे पास पीएम की ही इक्वल है। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास 4/3 पाई
अल्फा 4/3 पाई एन डेबी ने कितनी दी है, डैट इज म्यू स्केयर बाई में 3 kT। क्या है, म्यू स्केयर बाई में 3 kT। तो अल्फा नोट की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी यहाँ पे 4/3 पाई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक बार अल्फा डी से कर दूंगी तो ये इसके मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया। देन है हमारे पास क्या 4/3 पाई एन, और अल्फा नोट की वैल्यू आई है म्यू स्केयर बाई में 3 kT आ चुकी है हमारे पास। ये तो सारा कांस्टेंट फॉर्म में ही है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं 4/3 पाई एन अल्फा डी प्लस में 4/3 पाई एन म्यू स्केयर बाई में 3 kT, ये वैल्यू बन चुकी है। ये सारा कांस्टेंट है क्योंकि देखो पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, एन की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और अल्फा डी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह ये भी सारी कांस्टेंट, बट टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो ये इक्वेशन इसको मैंने एक कांस्टेंट पुट कर दिया क्या ए, इस सारे को मैंने एक कांस्टेंट पुट किया है क्या बी, और डिवाइड में इसकी क्या है टी। तो देखो जो पोलराइजेशन है वो टेम्परेचर की क्या आ रही है हमारे पास इन्वर्स फॉर्म में आ रही है। तो डेबी ने ये प्रूफ किया है हमारे पास क्या कि जो पोलराइजेशन होती है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए वो टेम्परेचर के हमारे पास क्या होती है इन्वर्सली क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। समझ आई बात सभी को। क्लोसियस-मोल्स इक्वेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी, बट डेबी इक्वेशन क्या है टेम्परेचर पे क्या है डिपेंड करती है, और वो टेम्परेचर के हमारे पास क्या है इन्वर्स फॉर्म के अंदर आती है। किस फॉर्म में आती है वो हमारे पास इन्वर्स फॉर्म के अंदर मिलती है हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या थी डेबी इक्वेशन थी, इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसके लिए पूछा है। अगर आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा है तो आप क्लोसियस-मोल्स इक्वेशंस को ड्राइव करो, इन्वर्स फॉर्म में आएगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। ये थी हमारे पास क्या डेबी इक्वेशन। नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है क्या मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। सारा अब हमने डाइपोल मोमेंट को स्टडी कर लिया है कि डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, ओरिएंटेशन डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड हमने डेरिवेशन ड्राइव की है। अब है हमारे पास क्या कि डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्या वेपर टेम्परेचर मेथड, एंड सेकंड है हमारे पास क्या मोलर रिफ्लेक्शन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास वेपर टेम्परेचर मेथड, एंड सेकंड है हमारे पास क्या मोलर रिफ्लेक्शन मेथड। देखो वेपर टेम्परेचर मेथड जो मैंने डेबी इक्वेशन अभी ड्राइव की है वही हमारे पास कौन सा मेथड है वेपर टेम्परेचर मेथड है, क्योंकि इसमें हम किससे डील कर रहे हैं टेम्परेचर से ही डील कर रहे हैं ना, और डेबी इक्वेशन में भी हम किससे डील करते हैं टेम्परेचर से ही डील करते हैं। तो जो सारी अभी हमने डेबी इक्वेशन सोल्व की है वो किसके अंदर आ जाएगी वेपर टेम्परेचर मेथड के अंदर आ जाएगी। तो फर्स्ट जो अब हम ड्राइव करेंगे पहले वो हमारे पास क्या है वेपर टेम्परेचर मेथड ही है। पहला मेथड है हमारे पास क्या वेपर टेम्परेचर मेथड, वेपर टेम्परेचर मेथड। इस इक्वेशन में बिल्कुल सेम डेबी इक्वेशन का जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है वही आपने यूज करना है। हमारे पास पता है आपको कि इक्वेशन किसके इक्वल आ गई थी a प्लस बी बाई टी के क्या आई है हमारे पास इक्वल आई है। इट मीन्स ये टेम्परेचर के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा PM, करोगे तो कैसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट। अगर सिंपल टी के साथ करोगे तो आपने इन्वर्स शो करना है, बट अगर आप 1/t के साथ ही शो करें मीन्स उसके इन्वर्स फॉर्म ही लेके चल रहे हो तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास क्या आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, और उसकी जो स्लोप बनेगी वो क्या होगी हमारे पास b होगी। वो स्लोप क्या होगी हमारे पास b फॉर्म में होगी हमारे पास। समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है वेपर टेम्परेचर मेथड ही है। जनरली गैसेस के लिए ही है, देखो आपको पता है वेपर्स किसकी फॉर्म में होते हैं गैसेस फॉर्म में ही होते हैं। तो और हमने सारी जो डेबी इक्वेशन ड्राइव की है वो भी कंटिन्यूस मोशन की फॉर्म में ड्राइव की है, और मोशन में जनरली कौन ज़्यादा मिलते हैं गैसेस फॉर्म। तो जो वेपर टेम्परेचर मेथड है वो स्पेशली किसके लिए एप्लीकेबल है हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होता है।
अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। और ये कैसे मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास? पोलर मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास। किस फॉर्म में थे? पोलर फॉर्म में थे। बट अगर आप कैसे ले रहे हो इस फॉर्म में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो कैसा आ जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि वो तो टेम्परेचर के साथ हमारे पास वैरी ही नहीं करा, तो उसके लिए क्या रहेगा हमारे पास? कांस्टेंट ग्राफ रहेगा। बट अगर वो पोलर के लिए है तो ये तो नॉन पोलर के लिए है, और अगर पोलर के लिए है तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा? ग्राफ आएगा। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड था? वेपर टेम्परेचर मेथड। ओके, अंडरस्टूड। आप चाहे यहाँ पे इसको कैप्स्टन्स की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, क्योंकि आपको पता है PM किसके इक्वल आया था हमारे पास? D-1 D+2 m/ρ ये था, और इज इक्वल टू 4/3 πn अल्फ़ा प्लस में 4/3 πn, ये अल्फ़ा D था, ये अल्फ़ा नॉट, ये थी ना हमारे पास सारी इक्वेशन। इसको मैंने A पुट किया था, इसको मैंने B पुट किया था, B/T था। अब आप यहाँ पे जो ये D C किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैप्स्टन्स को C से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैप्स्टन्स जनरली हमारे पास होता क्या है? कैप्स्टन्स क्या है? इट इज ए कैपेसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी मॉलिक्यूल्स के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना क्या कर सकता है? चार्ज को होल्ड कर सकता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? कैप्स्टन्स हो जाएगी। चाहे आप उसको मीडियम फॉर्म में दिखा सकते हो, चाहे आप उसको वैक्यूम फॉर्म में। तो अगर आपने मीडियम फॉर्म में है तो मीडियम के लिए ऊपर रखेंगे, और वैक्यूम वाले के लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो हमारे पास वैक्यूम फॉर्म में आ जाएगा CV। अंडरस्टूड। डेफिनेशन क्या है कैपेसिटेंस की? इट इज ए कैपेसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस हो जाएगा। और वो D के किस फॉर्म में इक्वल होता है? D किसके इक्वल होगा? C/C0। C है मीडियम के लिए और C0 है वैक्यूम के लिए। ओके, समझ आई बात सभी को। और ग्राफ वही 1/T की फॉर्म में ही ये भी क्या होगा? टेम्परेचर की इन्वर्स फॉर्म में होगा। तो आप दोनों ये फॉर्म में शो कर सकते हो, चाहे तो आप कैप्स्टन फॉर्म में कर लो, चाहे फिर आप क्या हो उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारे पास क्या? फर्स्ट मेथड, दैट इज वेपर टेम्परेचर मेथड। सेकेंड है हमारे पास क्या? मोलर रिफ्रैक्शन मेथड। सेकेंड हमारे पास कौन सा मेथड है? मोलर रिफ्रैक्शन मेथड है हमारे पास। आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसमें हम क्या लेंगे? जो मेजरमेंट करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे? रिफ्रैक्टिविटी फॉर्म में क्या करेंगे? हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। रिफ्रैक्शन मीन्स इसके हम क्या लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म में हम क्या करेंगे? इसके फॉर्म को क्या करेंगे? इसकी जो इंड्यूस पोलराइजेशन को हम क्या करेंगे? किस फॉर्म में? देखो आपके पास इक्वेशन यही थी क्या? अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर थे तो इक्वेशन आपको पता ही है, यही थी D-1 D+2 m/ρ इज इक्वल टू 4/3 πn अल्फ़ा D। ठीक है, अगर नॉन पोलर है। और अगर पोलर होते थे तो हमारे पास एक और टर्म जुड़ जाती थी क्या? 4/3 πn अल्फ़ा नॉट, ये हो जाता था। ठीक है, अब आपने जो हमने जो फॉर्म शो करनी है वो किस फॉर्म में करनी है? रिफ्रैक्शन की फॉर्म में शो करनी है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में शो करनी है। तो आप क्या करना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, किसके साथ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म में किस तरीके से रिलेट होता है? दैट इज एन इनफाइनाइट स्केल। एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास किसका? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। किसका है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमारे पास किसका? ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। किसका है ये हमारे पास? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का है हमारे पास। ठीक है, तो D की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? एन इनफाइनाइट स्केल को क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? PM इज इक्वल टू क्या है? D-1 बाई में D+2 m/ρ इज इक्वल टू 4/3 πn अल्फ़ा D। नॉन पोलर के लिए थी इक्वेशन, तो D की जगह मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे? n इनफाइनाइट स्केयर -1 n इनफाइनाइट स्केयर +2 m/ρ
इज इक्वल टू 4/3 पाई एन अल्फा डी के फॉर्म में क्या कर दूंगी मैं यहाँ पे लाइट को यूज करेंगे। ओके, नेचुरली बात है कि रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट की बात करें हम यहाँ पे, और लाइट आपके पास दो फॉर्म में हो सकती है, तो विजिबल लाइट, एक हमारे पास कौन सी होती है, इंफ्रारेड लाइट। जो विजिबल लाइट है वो सिर्फ किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास देखो जो अल्फ़ा डी है, अल्फ़ा डी में दोनों होते थे, इलेक्ट्रॉनिक भी और हमारे पास कौन होते थे, एटॉमिक भी। तो जो अल्फ़ा हमारे पास जो विजिबल लाइट है वो सिर्फ किसको इफेक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को तो वो शो कर सकती है, बट न्यूक्लियस को वो क्या नहीं करती है, इफेक्ट नहीं करती है। तो अगर आपको दोनों फॉर्म के लिए शो करना है तो आप लाइट कौन सी यूज करोगे, इंफ्रा शो करोगे। कौन सी लाइट यूज करोगे आप, इंफ्रारेड वेवलेंथ को क्या करोगे आप यहाँ पे यूज करोगे, जिसमें हमारे पास दोनों ही फॉर्म मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक भी और एटॉमिक भी। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने डिस्कस करना है तो आप विजिबल लाइट को क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। रिलेशन फिर वही ही रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो हमारे पास क्या है, अगर नॉन पोलर के लिए है तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर पोलर के लिए है तो टेम्परेचर पे क्या होगा, इन्वर्स होगा। कंडीशन सेम रहेगी बिल्कुल, बस आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहाँ पे किस फॉर्म में शो कर देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में आपने क्या करना है, उसको शो करना है। बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसके हमारे पास क्या हैं, दो मेथड थे, कौन कौन से, एक था हमारे पास क्या, वेपर टेम्परेचर मेथड, और एक है हमारे पास क्या, मोलर रिफ्रैक्शन मेथड। बिल्कुल सिंपल सी मेथड हैं, दोनों क्वेश्चन और मोस्ट इक्वेशन से ही रिलेट हैं, सिर्फ वहाँ पे रिफ्रैक्शन में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में शो करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, और वेपर टेम्परेचर में आपने कैपेसिटेंस की फॉर्म में क्या करना है, उसको शो करना है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। देन है इसकी क्या हमारे पास एप्लीकेशंस, क्या है हमारे पास इसकी, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास क्या, कंपेरिजन ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहली जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो क्या है, कंपेरिजन ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स क्या है कि डाइपोल मोमेंट क्या करता है, पोलैरिटी की कंपेरिजन में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, आपको पता है जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इट मीन्स उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। तो फर्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है, कितना ज़्यादा पोलर है, कितना कम पोलर है, वो कौन डिटरमाइन करता है, वो डाइपोल मोमेंट क्या करता है, डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, HF, HCl, HBr, HI। मीन्स क्या है, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है HF का, देन है हमारे पास HCl का, देन है हमारे पास HBr का, उसके लिए वैल्यू 0.78 है, और सबसे लास्ट है HI का, डायरेक्टली 0.38 है। इनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देखो इतनी आ रही है, तो मीन्स क्या है, ये सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है तो ये इतना ही पोलर है, और ये कम है तो ये उतना ही लेस पोलर है। तो मीन्स क्या है, अगर हमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितना क्या है, पोलर है, कितना क्या है, नॉन पोलर है। अभी वैल्यू क्या है, डाउन दी ग्रुप कैसे है, डाउन, क्योंकि आपको पता है अरेंजमेंट कैसी होती है इनकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये डाउन दी ग्रुप क्या होती है, इनकी हमारे पास अरेंजमेंट होती है, और आपको पता है डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो उसी की बेस पे इनकी पोलैरिटी भी। ओके, तो सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्या, कि डिग्री ऑफ पोलैरिटी में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। सेकंड है क्या, परसेंटेज आयनिक करैक्टर, कि क्या डिटरमाइन करते हैं, आयनिक करैक्टर को भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहली है तो देखो डाइपोल मोमेंट की, कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है, कितना ज़्यादा कितना कम, वो बताता है। सेकंड, कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलर होगा तो आपको पता है वो उतना ही नेचर में क्या होता है, आयनिक होता है, जितना लेस पोलर है उतना ही वो लेस आयनिक होगा। तो आउट ऑफ दी HF एंड HI विच इज मोर आयनिक, HF इज मोर आयनिक होगा हमारे पास। ओके, कौन ज़्यादा आयनिक होगा हमारे पास, HF क्या होगा, ज़्यादा आयनिक होगा, क्योंकि ये ज़्यादा नेचर में क्या है हमारे पास, पोलर है।
और उनको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, क्या, आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसके इक्वल होता है हमारे पास, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बाई में हमारे पास क्या है, जो डाइपोल मोमेंट है, एक्चुअल जो डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास, ठीक है। ऑब्जर्व और एक्चुअल मीन्स क्या है, आपको पता है डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू में डी। क्यू आपको पता है चार्ज, डी डिस्टेंस होता है। तो मान लो आपको कोई वैल्यू दी होगी क्यू के लिए ए और डी के लिए बी दी होगी, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट की कोई वैल्यू आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। ये जो डाइपोल मोमेंट आया है ये हमारे पास कैसा डाइपोल मोमेंट आया है, एक्चुअल, जो हमने क्या किया है, एक्चुअल में कैलकुलेट किया है। एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती हैं, वो कौन से होती हैं, ऑब्जर्व। वो डाइपोल मोमेंट क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। मान लो जैसे एच एफ ही है, एक तो एच एफ के लिए डाइपोल मोमेंट मैंने एक्स निकाल दिया, एक एच एफ की हमारे पास एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होगी, मान लो वो वाई होगी। तो आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फिर कैसे निकालोगे, आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या करना, जितना आपके पास वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज क्या हो जाएगा, आयनिक क्या हो जाएगा, कैरेक्टर मीन्स वो कितना आयनिक है नेचर में, वो हमें क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आयनिक कैरेक्टर को भी क्या करते हैं, हमारे पास डिटरमाइन करते हैं। थर्ड इसकी एप्लीकेशन है क्या, हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या डिटरमाइन करते हैं ये हमारे पास, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हमारे पास डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हमारे पास क्या है, शेप में हमारे पास मॉलिक्यूल देखो सबसे पहले होगा डायटोमिक फॉर्म में होगा। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप ऑलवेज क्या रहती है, हमारे पास लीनियर रहती है, चाहे उसके लिए डायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास देखो लीनियर ही मिलेंगे, चाहे उनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ भी आए, क्योंकि उनकी जो सिमेट्री होती है, जो उनकी अरेंजमेंट होती है, वो हमारे पास क्या रहती है, 180 डिग्री एंगल पे ही रहती है। इसलिए उनकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिलेगी वो ऑलवेज कैसी मिलेगी, लीनियर फॉर्म में ही मिलेगी। बट अगर हम क्या बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक फॉर्म के लिए अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास डाइपोल मोमेंट पे क्या करती है, डिपेंड करेगी, या फिर आप कह सकते हो उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनका डाइपोल मोमेंट क्या करता है, वेरी करेगा। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास क्या है, जो डाइपोल मोमेंट है वो हेल्पफुल होते हैं क्या डिटरमाइन करने में, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, क्योंकि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ वो रिजल्टेंट पे नहीं डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट के, नॉट ओनली डिपेंड ऑन रिजल्ट ऑफ individual dipole moments but also arrangement, एटम्स की अरेंजमेंट पे भी क्या करता है, बट आल्सो एटम्स अरेंजमेंट किस पे डिपेंड करता है, वो एटम्स की अरेंजमेंट पे भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। कि जैसे पोली में हमारे पास 2 होंगे, मतलब 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो एक तो हमारे पास क्या है, उनका सिंगल करके हम डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, एक तो ये कंडीशन है। बट आपने उनकी क्या देखनी है, अरेंजमेंट भी देखनी है कि एटम कैसे अरेंज है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, रिमाइंड रखना है इन चीज़ों को। तो पॉलीएटॉमिक में पहले आपके पास कंडीशन है क्या, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मीन्स क्या है, मॉलिक्यूल कैसा है, अब ट्राईएटॉमिक फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास 2 टाइप की क्या हो सकती है, कंडीशंस हो सकती है, 2 टाइप की इसमें क्या मिलेगी आपको, अरेंजमेंट मिल सकती है। एक तो है हमारे पास क्या, जैसे AB2, ठीक है, ये है, इसमें 2 हैं और B और 1 है A, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए हमारे पास, 3। अब यहाँ पे ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उनका क्या होगा, 0 डाइपोल मोमेंट भी मिलेगा डायटोमिक के लिए। कैसे मॉलिक्यूल्स के लिए, जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, जैसे CO2 ये इधर जा रहा है, ये इधर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, S लगा होगा। इसी तरह BeF2, उसमें भी क्या है हमारे पास, सेंटर में B है, इधर F है, इधर F है, सॉरी सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा आपको यहाँ पे, तो सिंगल है, F है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर इन्फोर्स कर रहा है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई इसमें, 0। यानी कि हमारे पास क्या है, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है ट्राईएटॉमिक के लिए, उनकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, लीनियर बनेगी।
कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, लीनियर। अगर आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी गई है, म्यू की वैल्यू क्या दी गई है, 0 दी गई है और कंडीशन बताई है कि वो कैसा है, AB2 टाइप का है, तो उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होनी चाहिए। मान लो CO2 के लिए आपको दे दी है कि म्यू की वैल्यू 0 है और AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, ये आपको शो हो रहा है, तो इसकी स्ट्रक्चर आप क्या कराना, लीनियर फॉर्म में क्या कर सकते हो, बना के आ सकते हो। इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो कैसी होगी, हमारे पास लीनियर होगी। की वैल्यू कुछ मिल रही है, 0 नहीं है, कुछ भी पॉइंट में XYZ कुछ भी हो सकती है, बट 0 नहीं है, तो उस टाइम जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, हमारे पास बैंड शेप होगी। कैसी होगी, आपके पास बैंड शेप होगी, जैसे कि वाटर के लिए, क्योंकि इसमें देखो रिजल्टेंट ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो ये दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं बल्कि ऐड हो रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ मिलेगी। लाइक ऑफ इसके लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.60 है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो देखो आपके पास दो पॉसिबिलिटी दी गई हैं। एक बार तो आपको कह दिया है कि म्यू की वैल्यू 0 है और एक बार कहा है कि म्यू की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, तो कैसी स्ट्रक्चर्स बननी चाहिए। तो जब 0 होगी तो आपने लीनियर बना के आनी है, अगर 0 नहीं है तो आपने बेंट बना के आनी है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये थी हमारे पास किसके लिए, AB2 टाइप के लिए, ट्राइटोमिक के लिए। अब मोलिक्यूल कैसा हो सकता है हमारे पास, टेट्रा फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4, यानी कि AB3 टाइप की क्या होगी यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट होगी। तो इसमें भी कुछ क्या होगी, म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0, और कुछ के लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। जहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 आ रही है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ट्राईएंगुलर प्लेनर। कैसी होगी, ट्राईएंगुलर प्लेनर। 120 डिग्री का क्या मिलता है, जिसमें एंगल मिलता है। और जहाँ 0 नहीं है वहाँ कैसी है, पायरामिडल। वहाँ कैसी शेप बनानी है आपने, पायरामिडल। तो ध्यान रखना टेट्राटोमिक के लिए अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो शेप होगी क्या, ट्रायंगुलर, और अगर आपके पास क्या है 0 नहीं है तो शेप कैसी होगी, पायरामिडल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे कि हमारे पास है क्या, BF3, ठीक, BF3 है, यानी सेंटर में B होगा, में है क्योंकि विद इन दी प्लेन मिल रहे हैं हमारे पास, और विद इन दी प्लेन की वजह से दूसरी की फेट को कैंसिल आउट करके जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन रही है, 0, इसलिए शेप कैसी बनेगी, ट्रायंगुलर। बट जहाँ पे हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0 नहीं थी, वहाँ पे शेप कैसी थी, पायरामिडल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो NH3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारे पास क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास इस तरीके से क्या होंगे, अरेंज होंगे, मतलब सारी वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो रही हैं। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 ना होकर कुछ भी XY फॉर्म में मिलेगी, तो शेप कैसी हो जाएगी, पायरामिडल शेप में हो जाएगी हमारे पास। ओके, समझ आई बात सभी को। इसी तरह अगर आप देखो पेंटा फॉर्म के लिए, देखो पेंटाटोमिक फॉर्म में तो अरेंजमेंट होगी कैसी, AB4। पेंटा के लिए आपके लिए हमेशा जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वहाँ पे 0 ही रहेगी। कैसी रहेगी, 0। इट मीन्स जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी आपके पास, टेट्राहेड्रल, जैसे कि CH4, आपको पता ही है CH4, ठीक है। सारी वैल्यूज यहाँ कार्बन पे ऐड हो रही है क्योंकि हेड वहीं होता है जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी, कुछ वैल्यू को शो करेगी। और स्ट्रक्चर हमारे पास क्या, सॉरी मैं अपोजिट बोल गई, हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, हमारे पास इस तरीके से है, ये है इस तरीके से, ठीक है। कार्बन की तरफ ही जा रहे हैं बट एक दूसरे के फेट को क्या करेंगे, कैंसिल। ये इधर से आया है, ये इधर से एक दूसरे को फेट को कैंसिल करेगा, इसी तरह ये दूसरे की फेट को कैंसिल करके डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या कर देंगे, 0, और स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। तो आपने ध्यान रखना है सभी को। इसी तरह आपको पता है सिस और ट्रांस में भी होता है। सिस के लिए वैल्यू कुछ मिलेगी डायपोल मोमेंट की, 0 नहीं होगी, और ट्रांस के लिए डायपोल मोमेंट ऑलवेज क्या होता है, 0, क्योंकि ट्रांस में वो क्या करते हैं, दूसरे के फेट को कैंसिल करते हैं, और सिस में हमारे पास क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, समझ आई बात सभी को। तो ये इसके लिए हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास क्या है,
कोई एटम है हमारे पास यहाँ पे x और y हैं, एक ऑर्थो पे है, ये ऑर्थो फॉर्म में है, एक अगर हमारे पास क्या है पैरा फॉर्म में है, सॉरी मेटा में है, और एक हमारे पास क्या है पैरा फॉर्म में है। तो किसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी? इसके लिए, क्योंकि ये दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे कैंसिल, और इनके लिए डायपोल मोमेंट कुछ मिलेगा तो 0 नहीं होगा, और पैरा के लिए क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायपोल मोमेंट की वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स की एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है बच्चे, इतना समझ आ गया होगा आई थिंक आप सभी को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप कोई भी वीडियो विजिट कर सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेरी रहे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और सारी इक्वेशंस आपने क्या करनी है, सोल्व करके देखनी है। सोल्व करोगे तभी आपको समझ आएगी कि कौन सा स्टेप हमने कहाँ से किस तरीके से पुट करना है, तभी आप इजीली उसको क्या कर पाओगे, अंडरस्टूड कर पाओगे। ओके, ये डायपोल मोमेंट आज हमारा सारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस वीडियो की। तो हम फिलहाल आप लोग इतना पढ़ लेना, समझ लेना, कोई समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।